पंजाब के अंदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाकों में आने वाले ज़लज़ले की तबाही को आज हम ज़ेर बहस बना रहे हैं। जिस तरह कि हम सब ने देखा और तस्वीर से भी और ख़बरों से इससे आपको मज़ीद आगाही होती है कि ज़लज़ले की शिद्दत अगरचे कम थी रेक्टर स्केल के ऊपर, लेकिन चूँकि उसकी गहराई ज़्यादा नहीं थी, 10 किलोमीटर के ऊपर यह ज़लज़ला आया और उसकी मरकज़ियत जेलम फॉल्ट लाइन जो थी वो थी, जिसका मैं आपको बताऊँ 70 साल से रिकॉर्ड एक्सपर्ट्स ने कल स्कैन किया है। उसके अंदर कोई ऐसी खबर नहीं मिलती कि ये फॉल्ट लाइन एक्टिवेट हुई हो। वो एक्टिवेट हुई और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के चंद एक अज़ला उनको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी शहादतें हुई, 500-600 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। जो ज़लज़ला 2008 के अंदर आया उसकी याद छोटे पैमाने पर ताज़ा हो गई, सड़कें टूट गईं और मंगला डैम शुक्र है बच गया, लेकिन मंगला डैम की जो ब्लू झील है जिसके अंदर पानी इकट्ठा किया गया वो इतनी ज़ोर से ज़मीन ने शेक किया कि वो सारी की सारी ब्राउन झील के अंदर कन्वर्ट हो गई। नीचे से पानी के अंदर जो मिट्टी है वो ऊपर आ गई। बंद करना पड़ा ताकि मिट्टी टर्बाइंस के अंदर ना चली जाए, अगर चली जाती तो वो बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाती। बहरहाल मशीनें तो दुरुस्त हो जाती हैं, जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं या उम्र भर के लिए नाकारा हो जाते हैं या इन हालात के अंदर जान से हाथ धो बैठते हैं, वो वापस नहीं आते। एक यकीनन बहुत बड़ी ट्रेजिडी। इस ट्रेजिडी को टैकल करने का क्या तरीका था, पब्लिक सेंटिमेंट्स को किस तरीके से आप डील करें? बहुत ही एक इनसेंसिटिव और इनएप्रोप्रिएट ये 2 अल्फाज हैं जो फिरदौस आशिक अवान की अपनी कैबिनेट कोलीग डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा ने अपने ट्वीट के अंदर बयान किए हैं। उस बयान के हवाले से जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जारी किया ज़लज़ले के फ़ौरन बाद, और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि उस बयान के दिफा के अंदर उन्होंने उससे भी ज़्यादा हमाकतों से और बेवकूफ़ियों से भरा हुआ एक और बयान जारी किया, ये भांपते हुए कि हालात कितने ख़राब हैं और मौका कितना नाजुक है और इंसानी जानों का मसला है। डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने उसके ऊपर ट्वीट किए। पहले ज़रा आपकी याद दहानी के लिए फिरदौस आशिक अवान का वो बयान चला देते हैं जो उन्होंने दिया, जिसकी वजाहत बाद में उन्होंने उससे भी ज़्यादा बोधे अंदाज से की। ज़लज़ला हुआ 2008 के ज़लज़ले के अंदर, शेख रशीद साहब उस वक्त मालूमात के मामलात देखा करते थे। उन्होंने बयान दे दिया था ज़लज़ले के फ़ौरन बाद कि जी क्या हुआ, 2-4 दीवारें जो है उनके अंदर क्रैक्स हैं, अल्लाह ने खैर किया। आज 2019 में शेख रशीद साहब रेलवे के मिनिस्टर हैं और उसी काबीना के अंदर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बैठे बैठे ये बयान जारी किया। सुनिए ज़लज़ले के बाद वो क्या फरमा रही हैं कि ज़लज़ले का लिंक जो है, जो सियासी तब्दीली है उसके साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। निशानी है कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि ज़मीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। अगर आप इस हमाकत खेज़ बयान कि हमाकत का भी कोई मंतकी तजिया करने चलें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रही है। यानी हमाकत खेज़ बयान के अंदर भी कुछ तसलसल होता है, कुछ जोड़ बना हुआ होता है, कुछ मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। एक तरफ कहती हैं कि ज़मीन तब्दीली को कबूल नहीं कर रही, दूसरी तरफ ये कह रही है कि ज़मीन ने तब्दीली के वजह से करवट भी लिया। अगर वो कबूल नहीं कर रही तो वो करवट क्यों ले रही है? बहरहाल हमाकतों का तजिया नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक चवल किस्म का बयान दिया और उसके बाद उसकी वजाहतों में पड़ गई कि जी मैंने तो दरअसल ये किया नहीं, ये तो ये सोशल मीडिया वाले हैं और जर्नलिस्ट जो बाज़ हैं वो इसको मोड़ तोड़ के पेश कर रहे हैं। और आप डिठाई देखिए, फरमा रहे हैं कि ये जो लोग मेरे बयान पर बयान दे रहे हैं ये काबिल मजम्मत है। सुनिएगा ज़रा। सोशल मीडिया में और कुछ चैनल्स पे मेरे हवाले से एक मनगढ़ंत, बेबुनियाद और मनफी खबर जो है वो चलाई जा रही है, जिसको ज़लज़ले पे तबसरे का नाम दिया जा रहा है। हकीकत ये है कि ये सोशल मीडिया चेंज के हवाले से एक सेमिनार था। जिस वक्त मैं उस सेमिनार से खिताब कर रही थी तो ये ज़लज़ला आया और हाल में बैठे तमाम जो पार्टिसिपेंट थे वो इज़्तिराब का शिकार हुए और मैंने अपनी तकरीर जारी रखी। जब मेरी तकरीर ख़त्म हुई और मैंने कैमरे ऑफ हुए तो मैंने उन्हें कहा कि उस वक्त ये लाइव था इसलिए मैं इस पे तबसरा नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया चेंज जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस तब्दीली के अमल को कबूल करना ये आसान काम नहीं है। और कोई भी तब्दीली जो होती है
वो सोशल मीडिया मोड ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़ी हो, या सिविल सोसाइटी के मजाज से जुड़ी हो, या कोई सियासी तब्दीली हो, किसी भी तब्दीली जो है उसको कबूल करने में और एक्सेप्ट करने में, ओन करने में रेजिस्टेंस आती है, और ये उस रेजिस्टेंस को जमीन भी कबूल नहीं करती। इस अंदाज से किसी और पैराए में ये स्टेटमेंट दी गई, जिसको जल्जले के तबसरे के साथ जोड़ के कुछ गैर जिम्मेदाराना अंदाज से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरे भाई चला रहे हैं। मैं इस अमल की मजम्मत भी करती हूँ, इस पे अफसोस का इजहार भी करती हूँ और उनसे अपील भी करती हूँ कि आप हकायक को मसख ना करें। बहरहाल ये भांपते हुए कि ये मामलात कैसे हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने दो ट्वीट्स किए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है जो स्पेशल एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म की, वो इंसेंसिटिव है, एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट है और हुकूमत के नुक्ता नज़र से बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखता, और जो ह्यूमन ट्रेजिडी है, ह्यूमन सफरिंग है, उसको आप मजाक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें। और मुस्कुरा भी उसके ऊपर रही हैं और ठट्ठे मार रही हैं। इस तरह मैंने पता नहीं क्या बड़ा ज़बरदस्त जुमला मैंने बोल दिया है। दूसरे ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि चूँकि इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझी जाती है हुकूमत का जो निज़ाम है, लिहाजा मैं इस पर माज़रत ख़्वाह हूँ, और अगर इस पर जो दिल आज़ारी हुई है उसका ज़ाहिर कोई दिफा मुमकिन नहीं है। और ये भी कहा कि जिस टोन में उन्होंने ये बयान दिया मुकम्मल तौर पर इनअप्रोप्रिएट है। तो हम डॉक्टर शीरी मज़ारी को इस बयान के ऊपर बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और उनको सल्यूट करते हैं। और आप कह सकते हैं कि एक अच्छे बयान के ऊपर सल्यूट करने की क्या ज़रूरत है? अच्छे बयान के ऊपर सल्यूट करने की इस वजह से ज़रूरत है कि इतनी कमी है बुनियादी कॉमन सेंस और अक्ल व दानिश की, कि जो बंदा कॉमन सेंस की बात भी कर रहा होता है वो लगता है कि बड़ी दानिशमंदी की बात कर रहा है। और इस माहौल के अंदर डॉक्टर शीरी मज़ारी की तरफ से ये बयान आना और बताना दुनिया को कि आपके इंफॉर्मेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी अकल कितनी है और वो किस किस्म के अपने बयान का दिफा दे रहे हैं, ये कुछ माने रखता है। सिर्फ यही मामला नहीं है कि ह्यूमन सफरिंग है, वो बहुत बड़ा मामला है। दूसरा मामला ये भी है कि आप इस वक्त यूएन के अंदर बैठकर कश्मीरियों की सफरिंग की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान कोई मौका नहीं छोड़ रहा जिसके ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर के तजादात को इस्तेमाल करके अपने प्रोपेगेंडे को तवालत ना दे। हिंदुस्तान क्या करेगा? वो कहेगा कि ये कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के अंदर मरते हैं, जल्जले के अंदर, कुदरती आफत के अंदर, और ये ठट्ठा जो है आपकी इंफॉर्मेशन के लोग लगाते हैं। तो ये आपकी औकात है, ये एक प्रोपेगेंडा का टूल बनता है। लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसे लोगों की ताकत इस हुकूमत के अंदर, निज़ाम के अंदर उतनी ही है जितनी उन्होंने इस्तेमाल की। वो ट्वीट करके ही एक मॉरल फाइबर जो है उसका मुजाहरा कर सकते हैं। वैसे ऐसे तमाम लोगों को खुड्डे लाइन लगा के रख दिया गया है, और वो तमाम लोग जिनकी ज़ुबानें गज़ भर की हैं और जहन माऊफ हुए हैं उनको अहम ओहदों पर फायज कर दिया गया है, और वो रोज़ाना अपनी हुकूमत की, इस निज़ाम की, असूलों की और तमाम तर कवायद की और इस मुल्क की दुर्गत बनाते हैं और दमादम मस्त कलंदर कहते हैं। इसी ज़मीन में आपको बताते चलूँ कि मेरा ख्याल था कि कल इमरान खान साहब के बयान के ऊपर जो रद्द अमल आया, जो तफसीली तज्ज़िया हर तरफ से सामने आए, जिसमें हमने भी अपना हिस्सा डाला, उसके बाद वो अपने इस बयान को कि पाकिस्तान ने अलकायदा को ट्रेन किया, पहले तो वो आर्मी और ISI का बराह रास्त नाम ले रहे थे, इसकी कुछ तस्हीह जारी करेंगे। उनको एक और मौका मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि अलकायदा को ट्रेन किया। ज़रा सयाको सबाक उन्होंने मुख्तलिफ करने की कोशिश की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 1980-81 the Americans decided to back Pakistan, to back the freedom struggle in Afghanistan. And in 80s then jihad was declared against the Soviets, and Muslims from all over the world were invited to participate in the jihad, means a freedom struggle for Afghanistan against the Soviets. Amongst them were Al-Qaeda. All these different organizations, Mujahideen groups, all arrived in Pakistan. दोबारा बता दें, अलकायदा पाकिस्तान में कभी मौजूद नहीं रही।
अलकायदा को कभी पाकिस्तान ने ट्रेन नहीं किया। जो तालिबान की ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर आप खुद पढ़ के देख लें, वो आपको बताएंगे कि अमेरिका के अपने मिलिट्री फोर्स के अंदर तालिबान के जो मेन दस्ते थे उनकी क्या ट्रेनिंग होती रही। अलकायदा सोवियत जिहाद के बाद मार्ज़ वजूद में नहीं आई, 1988 के बाद या 1988 के अंदर अलकायदा मार्ज़ वजूद में आई जब अफगान जिहाद का ख़ात्मा हो चुका था। तो मैं फिर ये समझने से कासिर हूँ कि इमरान खान साहब जिस चीज़ पर दस्तरस नहीं रखते हैं उसके ऊपर वो क्यों अपने इल्म और उसके औसाफ बयान करने की कोशिश करते हैं, वो क्यों स्क्रिप्टेड जो डॉक्यूमेंट है उसको अहमियत नहीं देते। लेकिन बात वही है, ये कहना कि हम किसी वक्त कोई भी बयान दे सकते हैं, ये आजकल का वतीरा बन गया है और इसके ऊपर डट जाना आजकल असूली मौक़िफ़ के मुतरादिफ समझा जाता है। लिहाजा फिरदौस आशिक़ अवान ने कभी अपने बयान से नहीं हटना और ना ही इमरान खान ने अपने इस बयान से हटना है जो उन्होंने दिया और जिसकी वजह से पाकिस्तान को हज़ीमत उठानी पड़ी। दोनों ने ये कहना है कि हमने बिल्कुल ठीक बात की।